हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर रिच हैंडसम पर हद से ज्यादा नार्सिसिस्टिक बॉस और उसके बचाई सेक्रेटरी की कहानी के बारे में। कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड गोयाओ से, जो एक सेक्रेटरी है। उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में बस 7 दिन बचे हैं और उसे मिलने वाले हैं पूरे 5 मिलियन का अटेंडेंस बोनस। गोयाओ बस यही सोच रही थी कब ये 7 दिन खत्म हो और वह इस पागल खाने से निकलकर अपने होम टाउन जाकर आराम से रिलैक्स करे। पर एंट्री होती है उसके बॉस शाओ की। ये बंदा सुबह उठकर पहले खुद को देखता है और कहता है, ओह शाओ, तुम इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हो? कहीं तुम पिछले जन्म में कोई अजूबा तो नहीं थे? याओ उसे बताती है कि आज उनकी इम्पोर्टेंट डिनर पार्टी है। याओ के कपड़े को देखकर वैसे मुंह बनाता है जैसे उसने कचरा पहन रखा हो। बोलता है, तुम डिनर पार्टी में ये पहनकर जाने वाली हो? याओ सोचती है कि ये तो लेटेस्ट ब्रांड है और फिर भी ऐसे बोल रहे हैं। बॉस शाओ बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए मेरे साथ खड़े होते वक्त तुम्हारा टेस्ट मेरी इमेज का हिस्सा होता है। इसे बदलो, ये नया आउटफिट पहनो जो मैं लाया हूँ। याओ को तो अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर उस ड्रेस को पहनकर एक फेक स्माइल के साथ बाहर आती है। शाओ उसे देखता है तो देखता रह जाता है, लेकिन कहता है, चलो अब थोड़ा सा ढंग का लग रहा है। मुझे तो तुमसे जेलसी होती है सेक्रेटरी को। इतने परफेक्ट इंसान के साथ काम करके तुम कितनी खुश होती होगी ना। मन ही मन में सोचता है, मुझे पता है तुम्हारा मेरे लिए जो पागलपन है तुम अब उसको छुपा नहीं पा रही। लेकिन गोयाओ को तो अंदर ही अंदर उसकी इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि खुद को कहाँ का नवाब समझता है। पर ऊपर ऊपर से बोलती है कि आपसे सीखना तो मेरे लिए सम्मान की बात है। जिससे शाओ तो 7वें आसमान पर था, पर याओ उसे बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तभी शाओ देखता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, तो बोलता है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। याओ सोचती है, पागल आदमी इस पर सफाई का इतना भूत सवार है कि बस इतना सा दाग लगने पर चेंज करने को बोल रहा है। कहती है कि ठीक है सर, मैं इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दूंगी। शाओ अपना अमेरिका शो ऑफ करते हुए कहता है, तुम इसको फेंक दो, मुझे पुराने कपड़े वापस पहनने की आदत नहीं है। तो गोयाओ का कैलकुलेटर दिमाग चालू होता है। सोचती है कि इस आउटफिट की असली कीमत तो मेरी 6 महीने की सैलरी से भी बहुत ज्यादा है। इस पे अगर बॉस शाओ ने पहना था का लेबल लगाकर हाई सोसाइटी में बेचा तो स्काई हाई प्राइस मिलेगा। अब तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, फिर तो मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। फिर गोयाओ कहती है, मिस्टर शाओ, मुझे आपसे प्राइवेटली कुछ बात करनी है। बॉस को लगता है कि लड़की प्रपोज करने वाली है, तो वह एक्टिंग करते हुए कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है, जब मैं रेडी होऊंगा तो बता दूंगा। गोयाओ बोलती है कि ठीक है मिस्टर शाओ, मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। सोचती है, इसने पक्का गैस कर लिया होगा कि मैं रिजाइन करने वाली हूँ। वर्कहॉलिक है ना, उसे नया सेक्रेटरी ढूंढने के लिए टाइम चाहिए होगा। पर शाओ मन ही मन में खुश होते हुए सोचता है, ये सीरियस बनने की कोशिश कर रही है। मैं जानता हूँ अंदर से वे पक्का बहुत नर्वस होगी। मुझे पता है उसे हमारी प्रॉमिस आज भी याद है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है जहाँ बचपन में दोनों ने पिंकी प्रॉमिस किया था, जहाँ याओ बोलती है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो तुम मुझसे शादी करना। शाओ बोलता है, मैं तुम्हें सबसे बड़ा कैसल बाय करके दूंगा जहाँ हम शादी के बाद हमेशा साथ रहा करेंगे। अब शाओ के दोस्त की कॉल आती है। वे कहता है, क्या सेक्रेटरी गोयाओ ने तुम्हारे मुंह पर अभी तक कॉफी नहीं फेंकी? शाओ बोलता है कि तुम बस जलते हो। इतनी कैपेबल और ब्यूटीफुल सबऑर्डिनेट जो मेरे प्यार में पागल है, तुम नहीं समझोगे। शाओ एक रिंग देखकर सोचता है कि मैंने तो कन्फेशन के लिए गिफ्ट भी तैयार करके रखा है। हाय, मेरे जैसा परफेक्ट आदमी आखिरकार उसको कहाँ मिलेगा? अब दोनों डिनर पार्टी में आते हैं। गोया उसके करीब जाकर उसके कान में धीरे से बोलती है, सर, ये जिंग इलेक्ट्रिक के प्रेसिडेंट हैं और ये शैनली ग्रुप के डायरेक्टर। गलत नाम मत लेना। शाओ अपना ही दिमाग चलाता है, ये जानबूझकर मेरे पास आ रही है। मन ही मन में सोचता है कि सब मुझे हैंडसम बोल रहे हैं, तो क्या तुम जेलस हो रही हो सेक्रेटरी को? तुम्हारे इरादे कुछ साफ नहीं दिख रहे हैं। पर पता चलता है कि बॉस साहब एक्चुअली फेस ब्लाइंड हैं, उन्हें पार्टनर्स के थोबड़े याद नहीं रहते, इसलिए याओ उसे पहले ही पार्टनर्स के बारे में याद दिला रही थी। तभी वहाँ पे एंट्री होती है गोयाओ के कॉलेज सीनियर वे ज़ेंग की, जो कहता है, गोयाओ कितने दिनों बाद मिले, तुम तो और आउटस्टैंडिंग हो गई हो। गोयाओ खुश होकर सोचती है, सीनियर अभी भी कितने हैंडसम है, एकदम आइडल टाइप। ज़ेंग कहता है, क्या तुम फ्री हो? चलो डिनर पर चलते हैं। दूर से शाओ दोनों को बात करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है। याओ को अपने पास बुलाता है तो याओ अपने सीनियर को बोलती है कि बॉस मुझे बुला रहे हैं, अभी मुझे जाना होगा। याओ उसके पास आती है तो सोचती है, क्या ये पागल मुझे अपनी जगह ड्रिंक करने के लिए बुला रहा था? पार्टनर्स जब टोस्ट करते हैं तो गोयाओ कहती है कि माफ करिएगा, मिस्टर शाओ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनकी जगह ड्रिंक करूंगी। पर शाओ को देखकर साफ पता चल रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि याओ ड्रिंक करे। अब याओ कंटिन्यूसली ड्रिंक करे जा रही थी तो शाओ उसे रोक देता है। बोलता है, माफी चाहता हूँ सेक्रेटरी, याओ और ड्रिंक नहीं कर सकती। जब गोयाओ ज्यादा पी लेती है तो एक बदतमीज पार्टनर याओ को अजीब तरीके से टच करते हुए कहता है, सेक्रेटरी याओ, क्या आप मुझे एक ड्रिंक करने का ऑनर देंगी? जिससे शाओ का गुस्सा ब्लास्ट हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सन को हाथ लगाने की? चलो जाओ यहाँ से। और उसे बिजनेस से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर देता है
और बहुत ही प्यार से याओ को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। गाड़ी में गुयाओ नशे में शाओ को थैंक यू बोलती है। शाओ सोचता है कि नशे में तो और वेल बिहेव कर रही है। उसके बाल को बहुत ही प्यार से साइड करते हुए कहता है, तुम्हें मेरे लिए ड्रिंक करने को किसने कहा था? मेरे जैसा परफेक्ट पर्सन अगर इतना सा ड्रिंक कर भी लेता तो कुछ नहीं होता। याओ शाओ के आई लैशेस को टच करते हुए कहती है, मिस्टर शाओ आपके आई लैशेस कितने लंबे हैं। तो उसके टच करने से शाओ को कुछ कुछ होने लगता है। ना चाहकर भी उसके करीब आने से खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस कर लेता है। अगले दिन सुबह गुयाओ चिल्लाते हुए उठती है, ये पक्का एक बुरा ख्वाब होगा। गुयाओ तुम पागल हो गई हो, तुम उस सेल्फ ऑब्सेस्ड बॉस को किस करने का ख्वाब कैसे देख सकती हो? ये लगता है मैं बहुत टाइम से सिंगल हूँ, इसलिए हेलुसिनेशन हो रहे हैं। अब मुझे रिजाइन देना ही होगा। वैसे ही शाओ का मैसेज आता है, उसको अच्छे से रेडी होकर रेस्टोरेंट आने को बोलता है। याओ सोचते है कि बस रिजिग्नेशन ही तो होने जा रहा है, बॉस उसको डिनर पे क्यों बुला रहे हैं। इधर शाओ डिनर के लिए ऐसी तैयारी कर रहा था जैसे खुद की शादी हो। सब कुछ एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से चेक कर रहा था। बोलता है फ्लावर्स परफेक्ट नहीं है और फॉक्स से भी सही ब्राइटनेस नहीं आ रहा। मैनेजर तो बिल्कुल डरा हुआ था। वे मैनेजर पर चिल्लाता है, टेबल क्लॉथ और टेबल का एज परफेक्ट 90 डिग्री नहीं है, दोबारा लगाओ। मैनेजर स्टाफ्स को बुलाकर दोबारा से सब कुछ सही करने को बोलता है। अब बेचारा मैनेजर भी बार बार सब कुछ सही करके बहुत ही परेशान हो चुका था। शाओ रात का किसके बारे में सोचता है, सेक्रेटरी याओ अब तो सब्र भी नहीं हो रहा, चलो आज मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। मतलब शाओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब याओ तैयार होकर डिनर पे आती है। याओ कुछ बोलती कि शाओ कहता है, गुयाओ इस इम्पोर्टेंट मोमेंट पर मैं सबसे पहले कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पिछले 2 सालों में तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी है। गुयाओ वहाँ का नजारा देखकर सोचती है कि ये फेयरवेल डिनर इतना ग्रैंड क्यों लग रहा है, कहीं मेरा बोनस तो नहीं काट रहा। पर कहती है, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू सर, वो तो मेरी ड्यूटी थी और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताने जा रही थी। शाओ स्माइल करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी फ्यूचर प्लान्स के बारे में सब पता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दिमाग को नहीं पढ़ सकता? याओ बोलती है, क्या आपको सही में सब पता है? तो शाओ मुस्कुराने लगता है। याओ सोचती है कि मुझे लगा नहीं था कि बॉस को ऑलरेडी पता है कि मैं रिजाइन देना चाहती हूँ। शाओ बोलता है, ऑफ कोर्स तुमने कंपनी इसलिए ज्वाइन की थी ना ताकि मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ। आज इस टेबल पे बैठना तुम्हारी सक्सेस का पहला स्टेप है। रिंग देकर बोलता है, चलो अब तुम जल्दी से अपना कन्फेशन कर सकती हो। अपनी आंखें बंद कर लेता है। याओ सोचते है, इस आदमी का कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल है। इसको लगता है कि दुनिया की सारी लड़कियां इसको पसंद करती हैं। अपने बैग से रेजिग्नेशन लेटर निकालती है तो शाओ को लगता है कि वह उसके लिए लव लेटर लेकर आई है। सोचता है कि कन्फेस करने का तरीका काफी ओल्ड फैशन है, पर गुया अपना रेजिग्नेशन लेटर सामने रख देती है। बोलती है, ये मेरा रिजाइन लेटर, जिससे शाओ हैरान था। बोलते हैं, शायद मैंने तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही सरप्राइज दिए हैं, इसलिए तुम मेंटली ब्रेक डाउन हो चुकी हो, बट इट्स ओके, ऐसा होता है। याओ कहती है कि मिस्टर शाओ मैं बिल्कुल होशो आवाज में हूँ। मेरा प्लान था 2 साल काम करके अपना होम टाउन जाकर रिलैक्स करना। शाओ कहते हैं, अच्छा मैं समझ गया, तुम होम टाउन का जिक्र करके मुझे हिंट दे रही हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चलूं। नो प्रॉब्लम, माना कि मैं बहुत ही बिजी पर्सन हूँ, पर कोई नहीं, मैं चल लूंगा। याओ कहती है, मैं सीरियस हूँ, अगले हफ्ते सारा काम हैंड ओवर करके मैं रिजाइन देकर ऑफिशियली चली जाऊंगी। और हाँ, एक और बात, आप मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं है। तो ये बात शाओ को एक शॉक की तरह लगती है, लेकिन बाद में खुद को शीशे में देखकर बोलता है, हाय मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ? याओ की बातों को सोचकर कहता है, मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे टाइप का नहीं होता तो उस रात तुम मुझे किस क्यों करती? अब उसकी मॉम उसको मिल्क देने आती हैं तो बोलती है कि तुम तो अभी तक सो जाते हो कि तुम्हारे हैंडसमनेस पे फर्क ना पड़े, कहीं कोई सेक्रेटरी याओ के साथ कुछ हुआ तो नहीं। शाओ कहता है कि बस वह सोने जा रहा है। उसकी मॉम बोलती है कि देखो सबके अंदर तुम्हारे जितना कॉन्फिडेंस कहाँ है। सेक्रेटरी याओ बहुत ही अच्छी लड़की है, एक बार उसके नजरिए से देखने की कोशिश करना। उसकी मॉम सोचते हैं कि पता नहीं मेरे बेटे और सेक्रेटरी याओ के बीच में क्या हुआ है, पक्का इसमें मेरे इस पागल बेटे की ही गलती होगी। शाओ सोचता है कि हाँ, मेरे जितना कॉन्फिडेंस तो याओ में नहीं है, वे काफी डरपोक है, इसलिए उसने मुझे किस करने के लिए ड्रंक होने का सहारा लिया होगा। और आज रात जो भी हुआ वे इतनी हैप्पीनेस को एक साथ देखकर अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई होगी। सोचकर मुस्कुराने लगता है तो उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें हुआ क्या है? शाओ कहता है, मॉम मैं जा रहा हूँ और हाँ, मैं रात में मिल्क नहीं पिया करूंगा, कहीं मैं मोटा हो गया तो। इधर याओ अपनी मॉम से बताती है कि उसने रिजाइन दे दिया है। उसकी मॉम को पता था कि वो वर्कलोड से बहुत ही परेशान रहा करती थी, इसलिए उसको जल्दी से होम टाउन आने को बोलती हैं। याओ कहती है कि मैं कल ही आ रही हूँ। जल्दी उसके दरवाजे पर नॉक होता है तो देखती है कि सामने उसका बॉस शाओ है। सोचती है कि इतनी रात में ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं आज जो रेस्टोरेंट में हुआ उस वजह से वे गुस्सा तो नहीं है। भाई मुझे मेरे 5 मिलियन बोनस का सवाल है, मुझे इसको शांत करना ही होगा। बहुत ही प्यार से डोर ओपन करती है। शाओ उसके बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है और सोचता है, दुनिया में मेरे स्टैंडर्ड्स के लोग बहुत ही कम हैं, या बोलूँ तो ना के बराबर, लेकिन मैं सेक्रेटरी याओ के लिए अपने स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे तो गिरा ही सकता हूँ।
फिर पूछता है, सेक्रेटरी गुयाओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? गुयाओ मक्खन लगाती है, फर्स्ट क्लास लुक्स, फर्स्ट क्लास फिगर, फर्स्ट क्लास वेल्थ, सर आप तो इस धरती का अनमोल रतन है। शाह खुश होकर सोचता है, हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारे लिए अनअटेनेबल हूँ। जब तुमने रिजाइन दिया तो तुम इनसिक्योर हो रही होगी। सोचता है मुझे सेक्रेटरी याओ को कुछ दिनों के लिए काम रखने की जरूरत है, इसलिए बोलता है आप उस रेस्टोरेंट इंसिडेंट को भूल जाइए। वैसे आपको पता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। याओ सोचते हैं कहीं रेस्टोरेंट इंसिडेंट से एम्बैरेसिंग होने से बचने के लिए अच्छा बनने का नाटक तो नहीं कर रहा। जाते जाते उसको देखकर बोलता है, कल डोनेशन कैंपेन के लिए स्केड्यूल तैयार कर देना, और हाँ घर पे भी ढंग के कपड़े पहना करो। ये बच्चे जैसा अनडिफाइंड स्टाइल क्या है? याओ गुस्से में सोचती है कि रात को यहाँ पे सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा काम देने और ताना मारने आया था। अब नेक्स्ट डोनेशन कैंपेन था, वहाँ पे गुयाओ का सीनियर जैंग भी आया था। शाह से बताता है कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें असिस्ट करने को भेजा है। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी में ह्यूज अमाउंट डोनेट करने के लिए थैंक यू। शाह तो उसको घूरे जा रहा था, उसको अच्छे से याद था कि यही प्रोफेसर लास्ट टाइम पार्टी में याओ से हंस के बात कर रहा था, पर जान के याओ से पूछता है कि आदमी कौन है। याओ कहती है कि ये मेरे सीनियर मिस्टर जैंग है, करेंटली ये नॉर्थर्न कैपिटल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। शाह सोचता है कि बस सीनियर ही तो है, ऐसे इस आदमी को देखकर इतना खुशकी हो रही है। जानबूझकर जैंग से हाथ मिलाने के बहाने उसके हाथ को तेज से प्रेस करने लगता है, जिससे जैंग को अजीब लगता है। शाह उसे ताना मारता है, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब काफी कमजोर हैं, एक्सरसाइज नहीं करते क्या? जैंग उसकी बातों से ऑकवर्ड हो जाता है। याओ से कहता है कि हमें सैटरडे को उस पुराने रेस्टोरेंट चलना चाहिए जहां हम जाया करते थे। याओ खुश होकर हाँ बोलने जा रही थी, जब ही हमारा बॉस शाह बीच में अपनी टांग अड़ाकर बोलता है, नहीं ये बिजी है, शायद आपको पता नहीं है कि मेरी चीफ सेक्रेटरी का शेड्यूल काफी टाइट है, स्पेशली मेरे प्राइवेट और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के साथ। जैंग कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या? जब ही याओ कहती है कि मैं फ्राइडे को फ्री हूँ, वैसे भी मुझे उस रेस्टोरेंट की बहुत याद आती है, उस दिन चलते हैं। तो जैंग खुश रहता है, पर शाह का मुंह तो देखने लायक था। बाद में दोनों जा रहे होते हैं, तभी याओ के पास जैंग का मैसेज आता है। याओ को ऐसे चैट करते हुए देखकर शाह पूछता है, लगता है तुम दोनों पहले साथ खाना खाने जाया करते थे? याओ बोलती है, हाँ सीनियर मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे, शायद आपको सीनियर को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वे बहुत ही अच्छे इंसान है। शाह बोलता है, उस आदमी को लेकर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसने मेरे सामने मेरी सेक्रेटरी के साथ प्राइवेट डेट फिक्स की और तुमने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। याओ मनी मन में सोचती है कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारी स्लेव नहीं। अपना स्टैंड लेते हुए कहती है, मिस्टर शाह थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए, मैं अपनी पर्सनल सोशल लाइफ अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। शाह बोलता है, पर तुम फ्राइडे को नहीं जा सकती। गुयाओ कहती है, फ्राइडे को मेरी छुट्टी है इसलिए मैं जा रही हूँ। शाह कहता है, और अगर कोई इमरजेंसी ओवरटाइम आ गया तो? गुयाओ कहती है कि मुझे नॉन अर्जेंट ओवरटाइम रिफ्यूज करने का पूरा लीगल हक है, समझे ना मिस्टर शाह? वैसे भी छोटी मोटी चीजें आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं। पर शाह इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। गुयाओ को डिनर पे ना जाने के लिए शाह अपना दिमाग चलाता है। वह उसे बहुत ही बड़ा क्रॉस बॉर्डर मर्जर और एक्विजिशन का केस थमा देता है। ये काम एक्चुअली 3 दिन का था। शाह कहता है, ये केस बहुत ही टाइम सेंसिटिव है, पर मुझे उम्मीद है कि सेक्रेटरी याओ के कैरेक्टर को देखते हुए वे अपने पर्सनल मैटर्स के चक्कर में कंपनी का काम डिले नहीं करेंगी। मैंने सही कहा ना? याओ समझ जाती है कि ये बॉस गंदी चाल चल रहा है, पर वे भी 5 मिलियन बोनस की दीवानी थी। वे कहती है कि डोंट वरी, मैं फ्राइडे शाम 7 बजे से पहले अपना पूरा काम खत्म करके ही यहाँ से हिलूंगी। शाह तो बहुत ही खुश हो जाता है कि अब तो याओ कहीं नहीं जाने वाली, और वे सच में दिन रात करके फ्राइडे शाम को पूरी फाइल उसको थमा देती है। शाह चेक करता है पर उसे एक भी गलती नहीं मिलती, जिससे शाह हैरान था। याओ कहती है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं निकल रही हूँ। शाह थोड़ा डेस्परेट होकर उसके क्लोज आकर पूछता है, क्या उस आदमी के साथ डेट पर जाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? गुयाओ बिना रुके हुए कहती है, मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ, अब ये मेरा पर्सनल टाइम है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तभी शाह अपनी आखिरी और सबसे बड़ा चाल चलता है, बोलता है, वेट मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, चलो ओवरटाइम पे की बात करते हैं। बॉस के साथ फ्राइडे नाइट डिनर करना ये भी काम का हिस्सा है, इसके बदले मैं तुम्हें ओवरटाइम पे करूंगा, पूरे 1 मिलियन। गुयाओ हैरान थी, 1 मिलियन? इसमें तो मैं कई साल तक बैठकर आराम से खा सकती हूँ, पर इस पागल को साथ लेकर जाऊंगी तो इस सीनियर के सामने बहुत ही ऑकवर्ड होगा। वे मना करने वाली होती है तो शाह पैसे और बढ़ा देता है, प्लस बोनस भी दूंगा। 2 मिलियन सुनते ही गुयाओ का जमीर पलट जाता है। दिमाग में सोचती है, सॉरी सीनियर, पैसे के सामने इंट्रीगेटी गई तेल लेने। वे स्माइल करके कहती है, नो प्रॉब्लम सर, चलिए अभी चलते हैं। अब दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। प्रोफेसर जैंग गुयाओ को देखता है तो खुश आता है, पर जैसे ही पीछे से शाह को आते हुए देखता है तो उसकी स्माइल फ्रिज हो जाती है। अब याओ कुछ बोलती कि शाह कहता है कि मेरी सेक्रेटरी ऐसे बाहर डिनर करने आई है, इसलिए मैं चेक करने आया हूँ कि वे सेफ है या नहीं।
जिस पर याओ उसको गुस्से में घूरने लगती है। जाओ अंदर ही अंदर जैंग का इंस्पेक्शन शुरू करता है। शोल्डर इतने छोटे हैं, मसल कंटेंट कम है, हेयर स्टाइल खराब है। ये लुक्स के मामले में तो मेरे सामने बिल्कुल बैकग्राउंड आर्टिस्ट लग रहा है। उसे देखकर हंसने लगता है। गोया माहौल को संभालती है, कहती है सीनियर प्रेसिडेंट शाह बस मजाक कर रहे थे। वे एक्चुअली आप जैसे यंग प्रोफेसर के साथ नेटवर्क बनाना चाहते हैं, इसलिए साथ आ गए। आप दोनों याओ को बैठने के लिए चेयर खींचते हैं तो याओ शाह के पास जाकर बैठ जाती है। जैंग याओ से कहता है, मुझे याद है तुम बिल्कुल भी तीखा नहीं खा सकती। एक बार तुमने बॉइल्ड फिश खा ली थी तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल गए थे, इसलिए मैंने यहाँ का सबसे लाइट और बिना मिर्च का खाना ऑर्डर किया है, तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक। गोया खुश होकर कहती है, सीनियर आपको अभी भी याद है। सोचती है सीनियर कितने हैंडसम हैं और शायद वे अभी भी सिंगल हैं। उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखकर शाह को बहुत ही जलन होती है। कहता है, प्रोफेसर आपको गलतफहमी हो रही है, अब ये बहुत ही तीखा खाती है। पिछले महीने जब ये मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर गई थी ना, तो ये अकेले ही स्पाइसी फूड का आधा बाउल चाट गई थी। याओ को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। बोलती है कि प्रेसिडेंट बस मजाक कर रहे हैं, पर शाह बोलता है कि और तो और ये एक बारी में 2 पाउंड ग्रिल फिश खा जाती है। तो याओ गुस्से में उसके पैर को मसलने लगती है, जिससे शाह चुप हो जाता है। उसे आराम से खाने को बोलती है। उसे बहुत ही अजीब लगता है कि पागल उसके सीनियर के सामने उसके इमेज का दही पाला कर रहा है। कहाँ मैं सीनियर के सामने एक लेडी लाइक इमेज मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी जैंग याओ को सूप पीने को देता है तो याओ को लगता है कि शायद सीनियर भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब भी शाह बोलता है, सेक्रेटरी याओ मुझे सूप चाहिए, तो याओ उसे सर्व करने जा रही होती है। जैंग तुरंत शाह को टोकता है, मिस्टर शाह अभी वर्किंग आवर्स नहीं है, गो याओ को थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए। शाह कहता है, सेक्रेटरी याओ क्या आप थक चुकी हैं? 2 मिलियन का इशारा करता है। याओ कहती है, नहीं नहीं सीनियर मैं कर देती हूँ। सोचती है 2 मिलियन के लिए सूप क्या, मैं जहर भी सर्व कर दूँ। उसके लिए सूप निकाल रही होती है तो उसके हाथ पे गिर जाता है। ये शाह कोई एक्शन लेता कि उससे पहले ही जैंग याओ का हाथ पोंछने लगता है। यह देखकर शाह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब जैंग क्लियर पूछता है, गो याओ क्या तुम अभी भी सिंगल हो? याओ सोच रही होती है कि अब मैं क्या बोलूँ। अगर मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं सिंगल हूँ तो शायद उनको लगेगा कि मैं बहुत ही डेस्परेट हो रही हूँ। पर वैसे ही शाह बोलता है, प्रोफेसर जैंग आप मेरी एम्प्लॉय की प्राइवेट लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये जैंग बिना डरे कहता है, याओ आउटस्टैंडिंग लड़की है तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं ये बात अकेले में करना चाहता था, पर गो याओ क्या तुम मुझे एक चांस दोगी तुम्हें परस्यू करने का? उसका हाथ पकड़ लेता है। शाह का दिमाग हिल जाता है। वह बीच में बोलता है, नहीं। जैंग पूछता है, मिस्टर शाह मुझे समझ नहीं आता क्या किसी एम्प्लॉय के प्राइवेट रिलेशन के लिए भी बॉस की परमिशन लेनी पड़ती है? शाह एक्टिंग करते हुए कहता है कि दुनिया बहुत ही खराब है, लोगों के दिलों के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं तो बस अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए फिक्रमंद हूँ। जैंग सीधा बोलता है, मिस्टर शाह आप जो इतना इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कहीं आप गोया को पसंद तो नहीं करते? शाह का ईगो फिर से बीच में आता है। वे साफ मना करके कहता है, ऑफ कोर्स नहीं, मुझे हमेशा दूसरे परस्यू करते हैं, मैं क्यों किसी के पीछे जाऊंगा। ये बात याओ को अच्छी नहीं लगती। शाह मन ही मन में सोचता है कि आखिरकार सेक्रेटरी याओ मुझे पसंद करती हैं, तो मैं तो बस उनके पीछे पड़े बेकार आशिकों को साइड करने में हेल्प कर रहा हूँ। जैंग बोलता है, अब काफी मजाकिया हैं। याओ सोचती है कि सीनियर बॉस को सेल्फ ऑब्सेस समझ रहे हैं, मतलब मैं भी इनके साथ काम करती हूँ तो कहीं ये मेरे बारे में भी गलत ना समझने लगे। तो बात संभालती है, सीनियर एक्चुअली मिस्टर शाह थोड़े पॉपुलर हैं, उन्हें ज्यादा अटेंशन मिलती है और उनकी वर्क एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, आप गलत मत समझिए। तो शाह मुस्कुराने लगता है। जैंग कहता है, हाँ देख के पता चल रहा है। शाह सोचता है, ये लड़की भी ना हमेशा मेरी तारीफ करने लगती है। डिनर खत्म होता है, बिल भरने की बारी आती है। प्रोफेसर जैंग कहता है कि बिल मैं दूंगा, मैंने गोया को बुलाया है तो जिम्मेदारी मेरी है। पर दोनों में बिल भरने की कंपटीशन शुरू हो जाती है। अब दोनों को रोकने के लिए याओ अपना कार्ड दे देती है। जैंग गोया से कहता है कि अगली बार तुम मुझे अकेले में डिनर पर बुलाने का मौका देना। शाह सोचता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, सेक्रेटरी याओ तो मेरे प्यार में पागल हैं, उन्हें तुम्हारा इंटेंशन अच्छे से पता है, वे तुम्हें हाँ नहीं बोलने वाली। लेकिन जब भी गोया खुश होकर बोलती है, नो प्रॉब्लम सीनियर, अगली बार पक्का अकेले मिलेंगे, तो ये सुनते ही शाह उसे गुस्से में घूरने लगता है। जैंग कहता है कि काफी रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर शाह बोलता है कि आप तकलीफ मत लीजिए, अब इस सेक्रेटरी याओ मुझे घर छोड़ने जाने वाली हैं। याओ शाह को घूरने लगती है। शाह उसे 2 मिलियन का इशारा करता है तो गोया कहती है, सॉरी सीनियर, तकलीफ की कोई बात नहीं है, मुझे मिस्टर शाह के साथ अभी गाड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डील डिस्कस करनी है। शाह तो अभी भी जैंग को गुस्से में घूरने में लगा हुआ था और याओ उसको जल्दी से वहां से लेकर चली जाती है। याओ बोलती है तो चलें, पर शाह उससे पहले उसके घर चलने को बोलता है। याओ कहती है, मेरे घर क्यों? शाह बोलता है, मैं अपने एम्प्लॉय को ऐसे अकेले रात में नहीं छोड़ सकता। याओ सोचती है कि पागल मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहा है, पर ड्राइविंग मुझसे ही करवाएगा। रास्ते में शाह पूछता है, तुम उसकी बातों से एग्री क्यों हुई? याओ बोलती है कि सीनियर बहुत ही अच्छे आदमी हैं,
शाओ बोलते हैं कि अच्छा क्यों, उसने तुम्हारा हाथ पोंछा इसलिए। मुझे पता है सारा मेथड बस मेरा अटेंशन गेन करने के लिए है। याओ कार रोककर बोलती है आपका क्या मतलब है। शाओ बोलता है तुम्हारा हमेशा से मेरे ऊपर क्रश रहा है, बस इनसिक्योरिटी की वजह से तुम बता नहीं पा रही। याओ कहती है वैसे आपको इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई। शाओ बोलता है तुम 2 सालों से मेरी सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आ रही हो। शर्मा कर बोलता है यहाँ तक कि चोरी छुपके मेरी पर्सनल चीजों को भी कलेक्ट करके रखती हो। याओ कहती है पहली बात मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ तो वे सारा काम करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरी बात आपके चाहने वाले बहुत हैं, वे आपकी चीजों को हाई प्राइस में बाय करने को तैयार रहते हैं, इसलिए आपकी चीजें वेस्ट ना हो इसलिए मैं उनको कलेक्ट करके उन लोगों को बेच दिया करती हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो हम प्रॉफिट का 50-50 हिस्सा कर सकते हैं, चलिए आप 60% रख लेना। शाओ तो बिल्कुल शौक था, उसके करीब आकर बोलता है तो सब कुछ बस तुम्हारे काम के लिए था। याओ हाथ छोड़ने को बोलती है पर शाओ कहता है कि पहले मेरा आंसर दो, इन 2 सालों में तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई। याओ बात पलटने के लिए बोलती है कल मैं रिजाइन देने वाली हूँ, फिर कल से आप अपने रास्ते होंगे और मैं अपने। अब शाओ का दिमाग ब्लैंक हो चुका था, वे अपने दोस्त दाव से कहता है नो वे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पक्का कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। उसका दोस्त मजे लेते हुए बोलता है तो इतनी रात में तुमने मुझे इसलिए बुलाया, हमारे सबसे परफेक्ट मिस्टर शाओ, कहीं आपको सेक्रेटरी याओ से सच में प्यार तो नहीं हो गया। शाओ अपना झूठा ईगो बचाते हुए बोलता है मुझे और क्रश, वो भी सेक्रेटरी याओ पर, इम्पॉसिबल, क्रश जैसा सस्ता शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। उसका दोस्त कहता है तो तुम इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो। शाओ कहता है कि सेक्रेटरी याओ का टेस्ट कितना खराब है, मेरी सेक्रेटरी होते हुए उस जैंग जैसे आदमी में कोई इंटरेस्ट कैसे ले सकता है। उसका दोस्त समझाता है कि ठीक है मैं समझ गया, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कल वे चली जाएगी, उसे रोकने के लिए तुम्हें कुछ करना ही होगा। शाओ अचानक से बोलते हैं मुझे आइडिया आया, कल सुबह तुम कुछ लड़कियों को मेरे ऑफिस लेकर आना। तो उसका दोस्त बिल्कुल कंफ्यूज था। अगले दिन सुबह गोया ऑफिस आती है, सोचती है कि फाइनली ये दिन आ ही गया, अब मैं रिजाइन दे सकती हूँ। पर जैसे वे ऑफिस के अंदर आती है वहाँ लड़कियों की इतनी लंबी लाइन देखकर हैरान थी, पूछती है ये क्या चल रहा है। असिस्टेंट बताता है कि ये सब सेक्रेटरी पोजीशन के लिए अप्लाई करने आई हैं, और हाँ मिस्टर शाओ आपको अंदर बुला रहे हैं। गोया सोचती है मुझे पता ही था आखिरी दिन इतना आसान नहीं होने वाला। अब याओ अंदर आती है तो शाओ बोलता है सेक्रेटरी गोयाओ, आपके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल जॉब है, क्या आप करेंगी। आपके पास 1 महीना है मेरे लिए नई सेक्रेटरी को ट्रेन करने का। इस 1 महीने के दौरान मैं आपको रोज का 1 लाख कंसल्टिंग फी दूंगा, और कैंडिडेट मिले या ना मिले 1 महीने बाद आप जा सकती हैं। याओ का कैलकुलेटर दिमाग फिर से दौड़ने लगता है, 1 महीना, अगर कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं मिला फिर भी मैं पूरे 3 मिलियन कमा लूंगी। इधर शाओ के मन में अलग ही पटाखे फूट रहे थे, 1 महीना काफी है मेरा जलवा दिखाने के लिए। गोयाओ अंधी तो है नहीं, वे मेरे और बाकी आदमियों के बीच का आसमान जमीन का फर्क समझ ही जाएंगी। याओ खुश होकर बोलती मैं तैयार हूँ। शाओ आवाज देता है कि चलो नए लोगों को अंदर भेजो। अब सेक्रेटरी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, और ऐसे ऐसे नमूने आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि बॉस किसी सर्कस से सिलेक्शन कर रहा है। पहली एप्लीकेंट आती है और आते ही बोलती है मेरा कोई फायदा नहीं है सिवाय इसके कि मैं बहुत ही हसीन हूँ, मैं एशियन टाइम की सबसे ब्यूटीफुल प्रिंसेस से भी ज्यादा सुंदर हूँ। दूसरी एप्लीकेंट बोलती है मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ही टफ हूँ, कुक थी तो लोगों को जहर दे दिया, लॉयर बनी तो एक भी केस नहीं जीती, और अकाउंटेंट बनी तो टैक्स चोरी करते हुए पकड़ी गई। अब याओ को एक भी सही कैंडिडेट नहीं मिलती। शाओ ने तो जानबूझकर ऐसे नमूनों को बुलाया होता है क्योंकि उसे कैसे भी करके याओ को कंपनी में रखना था। रात के 11 बज जाते हैं। गोया और सेक्रेटरी सिलेक्शन को लेकर बहुत ही परेशान थी। तभी शाओ आता है, बोलता है काफी लेट हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए। याओ जाने लगती है तो शाओ बोलता है कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। याओ कहती है कि ओह नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं रास्ते में कुछ लेट नाइट स्नैक्स खाऊंगी। पर शाओ बोलता है वेट, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। याओ ताना मारती है अपना फिगर मेंटेन करने के लिए आप रात के 8 बजे के बाद कभी कुछ नहीं खाते ना। बॉस कहता है कि बस एक बार के लिए चलता है, मेरा फिगर फ्लॉलेस है। याओ कहती है ठीक है चलिए फिर चलते हैं। याओ उसे एक सस्ते स्ट्रीट फूड स्टॉल पर लेकर आती है। शाओ वहाँ का नजारा देख के डर जाता है, कहता है क्या मैं अभी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में फोन करके उसे खुलवाऊं ताकि हम वहाँ पे चल के खा सके। याओ कहती है ओह मैं तो भूल ही गई थी, आपको तो जर्माफोबिया है, पर मुझे ऐसे खाना पसंद है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप घर जा सकते हैं। शाह वहाँ रुकने के लिए कहता है मुझे प्रॉब्लम नहीं तो मेरे पास और भी आइडियाज हैं। अपने आदमियों को बुलवाकर वहाँ उनके लिए क्लीन टेबल लगवाता है तो स्टॉल का ऑनर भी उसको घूरने लगता है। खाते वक्त शाह नूडल को देखकर ऐसे मुंह बना रहा था जैसे उसमें जहर हो। याओ उसको देखकर मजा लेती है कि बेचारे को प्रॉब्लम है और फिर भी यहाँ पे खाने के लिए चला आया। तभी वहाँ पे भटकते हुए एक छोटा सा डॉग आता है। याओ को लगता है कि शाह उस डॉग को हटा रहा है तो उस डॉग से कहती है क्या तुम रास्ता भटक चुके हो, सेफ जगह पर तुम्हें डरने लगेगा। शाह उसे प्यार से देखने लगता है कि याओ बचपन से ही कितनी काइंड है।
शाओ उस डॉग को पकड़ लेता है। याओ को शॉक लगता है, बोलती है आपको जर्मोफोबिया नहीं है क्या? आप तो अभी उसको लात मारने वाले थे। शाओ कहता है नहीं तो मैं तो बस उसके लिए रास्ता बना रहा था। शाओ बोलता है तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली। तो याओ थोड़ी सी कंफ्यूज थी। तभी वहाँ सिक्योरिटीज भागकर जा रहे होते हैं। गुयाओ पूछती है कि इतनी रात में क्या हो रहा है। शॉप का ऑनर बताता है आगे वाले मोहल्ले में चोरी हुई है, जमाना काफी खराब चल रहा है। याओ डर जाती है कि रास्ता तो मेरे घर की तरफ जाता है। घर आती है तो उसके घर का सारा सामान चोरी हो चुका था। पर ये सब देखकर शाओ बहुत ही हैप्पी था। डॉग को देखकर सोचता है कि तुम मेरे लिए सही में बहुत ही लकी निकले। याओ से बोलता है कि लगता है कि जगह सेफ नहीं है। बोलने जा रहा होता है कि मेरे घर रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर जब भी याओ बोलती है कि मैं रहने के लिए होटल देख लूंगी, तो शाओ बहाना बनाता है कि इतनी रात हो गई है और अब बेचारा ये डॉग भी तुम्हारे साथ है, मेरे घर पे आके स्टे कर सकती हो। याओ कहती है ठीक है, बस एक रात, कल मैं अपने रहने के लिए जगह ढूंढूंगी। पर शाओ तो बहुत ही हैप्पी था। दोनों जब घर पहुंचते हैं तो शाओ की मॉम याओ को देखकर खुश आती हैं, बोलती हैं कि याओ अपना ही घर समझो और शाओ से कहती हैं कि जल्दी से इस डॉग के लिए एक रूम तैयार करो। शाओ बोलता है चलो लकी चार्म। याओ कंफ्यूज थी। शाओ कहता है कि मैंने इस डॉग का नाम लकी चार्म रखा है। शाओ की मॉम सोचते हैं कि ये तो जर्मोफोबिक है, शायद इसे प्यार की ताकत बोलते हैं। शाओ की मॉम याओ से बातें करती हैं। याओ मैंने सुना तुम रिजाइन करने वाली हो। याओ कहती है कि हाँ आंटी, मेरा प्लान है जॉब छोड़ने के बाद अपने होम टाउन लुकेंग जाकर रिलैक्स करने का। शाओ की मॉम कहती है रिजाइन करने से पहले तुम मेरे साथ क्यों नहीं रुकती, मेरे पास कोई बात करने के लिए भी नहीं मिलता, तुम रहोगी तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। शाओ की मॉम कैसे भी करके याओ को यहाँ पे अपने पास रोकना चाहती थी। याओ सोने के लिए चली जाती है। शाओ की मॉम याओ के होम टाउन लुकांग का नाम सुनकर सोचती हैं इसी होम टाउन में ट्रैफिकर्स शाओ को किडनैप करके ले गए थे। मैं शाओ को जल्दी उस होम टाउन से लेकर चली गई थी। मैंने वहाँ के लोगों से बात भी नहीं की। गोयाओ जब सो रही होती है तो उसको सपना आता है जब शाओ बचपन में ट्रैफिकिंग से भाग कर आया था और गोयाओ ने उसकी हेल्प की थी। बोलती है मेरा नाम गोयाओ है, मैं पास में ही रहती हूँ, तुम मेरे घर चल के रह सकते हो। थंडर से डर लग रहा है ना? मुझे भी लगता है, चलो मेरे घर, सेफ जगह पर डर नहीं लगेगा, पिंकी प्रॉमिस। गोयाओ अचानक से जग जाती है, सोचती है पता नहीं अब ये लड़का कैसा होगा। उसकी फैमिली जल्दी उसको लेकर चली गई थी। अब याओ ऑफिस में थी, फिर से सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर परेशान थी। जब ये शाओ आता है सोचता है लड़की सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। अचानक से किसके बारे में सोचने लगता है। अब सडनली याओ अपनी आंखें खोलती है तो शाओ को अपने करीब देखकर उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। शाओ बोलता है देखो तुम ड्रोल कर रही हो, चलो घर चलो, काफी लेट हो चुकी है। उसके करीब आने से शाओ की भी धड़कन तेज हो चुकी थी। वैसे ही याओ अपने आप से बोलती है कि मुझे क्या हो रहा है, कहीं मैं इनके लिए फील तो नहीं करने लगी। शाओ सुन लेता है, उसको लगता है कि वह जैंग के बारे में सोचकर बोल रही है, तो जेलस होकर कहता है तुम्हें किसके लिए फीलिंग्स है? जैंग के लिए। इस सेक्रेटरी याओ मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता। वैसे ही गोयाओ बीच में बोलती है मिस्टर शाओ डोंट वरी, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स हैंडल कर लूंगी, इसका काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। शाओ कहते हैं कि चलो साथ में घर चलते हैं। गोयाओ मना करती है नो नीड, आज डिपार्टमेंट डिनर है, आप घर जाइए। शाओ चौंक जाता है, मुझे इस पार्टी के बारे में नहीं पता था। याओ कहती है क्योंकि आप ऐसे एक्टिविटीज में कभी पार्ट नहीं लेते। शाओ कहते हैं वेल मैं आज पार्टिसिपेट करूंगा। याओ कहती है पर अगर आप अचानक से आ गए तो शायद उन लोगों को अजीब लगे। शाओ बोलता है कि ठीक है, मैं डिनर के लिए पे कर दूंगा। याओ बोलती है कंपनी ऑलरेडी एक्सपेंसेस उठा रही है। शाओ बोलता है फिर तो उसमें पार्टिसिपेट करने का मेरा पूरा राइट्स है। अब सभी एम्प्लॉय शाओ को यहाँ पे अचानक से देखकर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। शाओ बोलता है आप लोग रिलैक्स हो जाओ, ऐसे फॉर्मल बिहेव करने की जरूरत नहीं है। एक एम्प्लॉय डरते हुए बोलता है क्यों ना हम डाइस खेलें? शाओ कहता है कि डाइस, हाँ बिल्कुल। अब गेम शुरू होता है। शाओ का 4 आता है और एक एम्प्लॉय का 6, तो वे डरते हुए बोलता है कि आप जीत चुके हैं। यहाँ कम नंबर वाला विनर बनता है। ये दूसरे एम्प्लॉय का 2 आया था, तो शाओ कहता है ओह मैं हार गया, तुम्हारा नंबर छोटा है। वे एम्प्लॉय बोलता है बिल्कुल भी नहीं, आपका डाइस रेड है इसलिए आप जीते। तो शाओ खुश आता है। अब नेक्स्ट एम्प्लॉय की डाइस कलर रेड थी, उसको समझ में नहीं आता कि वे क्या बहाना बनाए, इसलिए याओ को इशारा करती है प्लीज मुझे बचा लो। तो याओ शाओ से बोलती है कि मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ। उन सबको गाना गाने के लिए भेज देती है। शाओ बोलता है ये टीम एक्टिविटी इतनी भी बोरिंग नहीं है। वैसे क्या तुम लोग ड्रिंक नहीं करते? याओ मन ही मन में सोचती है कि तुम्हारे सामने ड्रिंक करने की हिम्मत किसकी है? अगर ज्यादा पी ली और गलती से बोल दिया जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो नौकरी चली जाएगी। शाओ सबको आराम से ड्रिंक करने को बोलता है तो सभी एंजॉय करने लगते हैं। अचानक से याओ शाओ के ऊपर गिर जाती है। शाओ कहता है क्या आप अपने आप को मेरे ऊपर थ्रो करने की कोशिश कर रही हैं? याओ बोलती है कि आप गलत समझ रहे हैं, बस एक्सीडेंटली मैं गिर गई। एम्प्लॉय दोनों को घूरने लगते हैं। शाओ उसको छोड़ नहीं रहा था तो याओ उसे पंच मारती है। एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या अभी प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी याओ को हक किया था।
वैसे दोनों परफेक्ट मैच है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट याओ के बिना रह नहीं पाते, इसलिए आज वे यहाँ भी चले आए। अब पार्टी के बाद याओ सभी एम्प्लॉयज को उनके घर भेज देती है। शाओ बोलता है क्या तुम हमेशा आखिरी में रुकती हो? याओ कहती है कि हाँ, मैं आमतौर पर बिल भरने के लिए रुकती हूँ और अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय अकेली या नशे में हो तो मैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखती हूँ और घर छोड़ती हूँ। शाओ पूछता है और तुम्हारा क्या? गो याओ कहती है मतलब? शाओ कहता है कि तुम भी तो एक फीमेल एम्प्लॉय हो, उन्हें छोड़ने के बाद तुम घर कैसे जाती हो? गो याओ कहती है ओह मैं आमतौर पे नशे में नहीं होती, सेफ है, डोंट वरी। शाओ बहुत ही प्यार से उसे अपना कोट उठाता है, बोलता है कि अगली बार से मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। रुको, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। याओ का दिल धड़कने लगता है, सोचती है मेरा दिल फिर से इतनी तेज से क्यों धड़क रहा है? लगता है पूरी रात जगने के बाद इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। हाँ पक्का यही बात होगी। घर पहुंचकर याओ सोचती है वहाँ पार्टी में स्मोक की स्मेल बहुत ही तेज थी। लगता है जर्माफोब बॉस अभी भी शावर ले रहे हैं। तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है। याओ को याद आता है कि शाओ को अंधेरे और थंडर से डर लगता है। उसके रूम के बाहर आकर सोचती है चलो कोई नहीं, वे नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स पहनकर सो रहे होंगे। अब आधी रात में उनके बेडरूम में घुसना अच्छी बात नहीं है, पर उसे रहा नहीं जाता। वे दरवाजा खोलती है तो देखती है शाओ डर के मारे कांप रहा है क्योंकि बाहर बादल गरज रहे थे। गुया उसके पास भागती है, शाओ तुम ठीक तो हो ना? डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। शाओ उसे झट से हक कर लेता है, डरते हुए बोलता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। याओ उसे हेडफोन पहनाकर पूछती है क्या तुम्हारा डर कम हुआ? वे उसके फोरहेड को टच करती है। तुम्हारा फोरहेड इतना गर्म क्यों है? और तुम्हारा फीवर तो बहुत ही हाई है, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। मैं फर्स्ट एड किट लेकर आ रही हूँ, नहीं तो डॉक्टर को फोन करती हूँ। पर शाओ उसे हक कर लेता है, मत जाओ प्लीज मत जाओ। याओ बोलती है पर तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तुम काफी बीमार हो। शाओ कहता है प्लीज इस बारे में किसी को कुछ बताना मत। शाओ सोचती है फाइन, मैं एक बीमार इंसान पर गुस्सा भी नहीं कर सकती। बहुत ही आराम से कहती है ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, पर पहले अपना टेम्परेचर चेक करने दो। थोड़ी देर बाद याओ कहती है अब तुम्हें अच्छा लग रहा है, बाहर ठंडा रुक गया है। टेम्परेचर चेक करती है तो हैरान थी कि 39 डिग्री सेल्सियस, तुम्हें इतनी तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तभी शाओ फीवर की हालत में अपने दिल की बात निकालता है, क्या तुम प्लीज जैंग को पसंद करना बंद नहीं कर सकती? और इतना बोलते ही वे फीवर से बेहोश जाता है। गुयाओ सोचती है कि ये पागल भी ना बस एक फीवर से बेहोश हो गया। बाद में शाओ की मॉम कहती है याओ तुम सच में कमाल हो, थैंक गॉड कि तुमने सही वक्त पर उसे ढूंढ लिया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि वह बेडरूम में बेहोश पड़ा है। याओ कहती है कि सब कुछ लकी चार्म की वजह से हुआ है। याओ शाओ को सोते हुए देखकर सोचती है बंदा जो आमतौर पे इतना एरोगेंट और अकड़ू बनता है, बीमार होने के बाद कितना फ्रेजाइल और मासूम लग रहा है। अब याओ कंपनी में थी, एक एम्प्लॉय बताती है कि इन फाइल्स में प्रेसिडेंट का साइन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। याओ सोचती है कि मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ, नहीं तो वो वर्कहॉलिक पर्सन फालतू में टेंशन ले लेगा। वैसे ही जैंग की कॉल आती है, उसे मिलने के लिए बुलाता है। याओ आती तो जैंग कहता है याओ मैंने तुम्हें हमेशा एडमायर किया है, अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे होम टाउन जाना चाहता हूँ, जहाँ हमारा एक प्यारा सा घर हो साथ में। क्या तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहोगी? वैसे ही उसको शाओ की बात याद आती है कि क्या तुम जैंग को पसंद करना बंद नहीं कर सकती? जैंग कहता है क्या मैंने ये सब बहुत अचानक बोल दिया? इट्स ओके, अगर कोई तुम्हें और भी प्यार करने वाला है तो मैं फेयरली कम्पीट करने को तैयार हूँ। गुया सोचती है प्यार करने वाला, पर शाओ ने तो कभी कहा ही नहीं कि वह मुझे पसंद करता है। अब याओ घर आती है तो शाओ से पूछती है तुम ठीक तो हो ना? उसका बुखार चेक करती है। शाओ उसके पास आता है, अपना कुत्ते जैसा नाक चलाता है। तुम में से किसी आदमी के परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है? तुम तो कभी परफ्यूम यूज नहीं करती। याओ मन ही मन में सोचती है कि जैंग से मेरी टक्कर हो गई थी, शायद उसी की स्मेल आ रही है। इस बंदे का नाक तो बिल्कुल डॉग की तरह है, इसने स्मेल भी कर लिया। शाओ कहता है क्या तुम इतनी रात को इसलिए आई हो क्योंकि तुम जैंग से मिलने गई थी? तो याओ हाँ बोलती है। शाओ कहता है तुम्हारा उसके पास जाना अलाउ नहीं है। याओ कहती है क्यों नहीं मिस्टर शाओ, आपको अपने सबऑर्डिनेट के फ्री लव अफेयर्स पर कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है, आप किस हक से मुझे जाने से मना कर रहे थे? शाओ को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, सोचता है कि मैंने हमारे स्टेटस को अभी तक कोई टाइटल या नाम नहीं दिया है। याओ मन ही मन में सोचती है तुम क्या उम्मीद कर रही थी, शाओ तुम्हें पसंद नहीं करता। कहती है आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो मैं आराम करने जा रही हूँ। शाओ अपने दोस्त जाओ को कॉल करता है। जाओ मुझे लगता है कि मैं सच में गुयाओ को पसंद करता हूँ। जाओ कहता है कि ये तो ऑब्वियस है ना कि तुम उसको पसंद करते ही हो, अब जल्दी से सोचो कि उसको परस्यू कैसे करना है, और मुझे इतनी रात को फोन मत किया करो, फालतू में डरा देते हो। शाओ सोचता है कि मुझे याओ को एक ऑफिशियल टाइटल तो देनी है, फिर याओ मेरी होगी। अगले दिन सुबह शाओ तैयार होकर नीचे याओ का राह देख रहा था। उसकी मॉम देखकर बोलती हैं ओ सन आज इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए, और बाल भी एकदम नीटली स्टाइल्ड है। शाओ शर्मा के कहता है क्या बोल रही हो मॉम, मैं तो हमेशा इसी टाइम पर आता हूँ। उसकी मॉम हंसती हैं अच्छा
वैसे तुमने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ रखा है। तो शाओ को बहुत ही अजीब लगता है। अब याओ ब्रेकफास्ट करने आती है तो शाओ से देखे जा रहा था। अचानक से दोनों का हाथ टच होता है तो शाओ शर्माने लगता है। गो याओ चुपचाप जल्दी जल्दी खाकर कहती है, सॉरी आंटी, मेरा खाना हो गया, मैं चलती हूँ। शाओ भी बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ मॉम, मेरा भी हो गया। उसकी मॉम तो सब कुछ समझ रही थी, इसलिए धीरे से उसको बेस्ट ऑफ लक बोलती हैं। ऑफिस में असिस्टेंट गो याओ के लिए एक बड़ा बुके लेकर आती है। सेक्रेटरी याओ, आपके लिए सुबह सुबह इतने सारे फ्लावर्स आए हैं, पक्का किसी आपके चाहने वाले ने भेजे हैं। गो याओ कहती है कि थैंक यू। शाओ वहाँ ताना मारता है, ये बुके तो बिल्कुल एवरेज है और इसका कलर भी प्योर नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं अपने स्लेट से हीरोज फ्रेश फ्लावर्स प्लेन से मंगवा सकता हूँ। याओ अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, कोई जरूरत नहीं, मुझे फ्लावर्स के बारे में कुछ नहीं पता, और वैसे भी ये किसी का गिफ्ट है, ये देखने में कैसा भी हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। शाओ सोचता है आज इतना गुस्से में नजर क्यों आ रही है। बाद में शाओ याओ को ढूंढ रहा था। एक एम्प्लॉय बताती है कि सेक्रेटरी गो याओ के बॉयफ्रेंड उनके लिए लंच लेकर आए हैं, तो वे दोनों नीचे टी रूम में खाना खा रहे हैं। इन दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिससे शाओ का दिमाग खराब हो जाता है कि अब ये बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया। इधर नीचे टी रूम में जैंग खाना परोस रहा था। बोलता है आज कोई क्लास नहीं था तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए खाना बनाकर ले आऊँ। याओ कहती है आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। जैंग कहता है याओ मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ तो प्रेशर मत लेना, अगर पसंद ना आए तो बता देना, मैं आराम से परस्यू करने की कोशिश करूंगा। याओ कहती है कि मुझे इस तरह से केयर की आदत नहीं है। तभी वहाँ पे शाओ आता है। याओ से बोलता है कि आप यहाँ पे लंच कर रही हैं। जैंग कहता है हेलो मिस्टर शाओ, मैं याओ के लिए लंच लेकर आया हूँ, क्या मैंने आपको परेशान किया। शाओ बोलता है परेशानी की बात नहीं है, पर नॉन कंपनी एम्प्लॉय का ऑफिस में ऐसे घूमना डिपार्टमेंट के काम को अफेक्ट कर सकता है। याओ कहती है मिस्टर शाओ, कंपनी में ऐसा कोई रूल नहीं है और पहले भी एम्प्लॉयज के फैमिली मेंबर्स खाना देने आते ही हैं, और ये ब्रेक रूम में रेस्ट करने की जगह हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। शाओ बोलता है तो ये तुम्हारा फैमिली मेंबर है। याओ तो शाओ से गुस्सा थी, इसलिए जैंग से बोलती है सीनियर, मैंने आपकी पिछली बात पर सोच विचार किया, चलिए हम दोनों आज से डेट करेंगे। ये सुनकर शाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे गुस्से में जैंग से कहता है मिस्टर जैंग, फिर भी आपका यहाँ पे रुकना सुटेबल नहीं है, और वैसे भी आपकी अभी शादी नहीं हुई, ये कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी है, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा। याओ जैंग का हाथ पकड़कर बोलती है तो चलो हम कहीं और चलते हैं। शाओ उसे रोकता है पर याओ जैंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर बोलती है सीनियर आई एम सॉरी। जैंग प्यार से बोलता है याओ अभी तुमने जिस तरह से एक्ट किया मुझे बहुत ही क्यूट लगा, जब तक तुम्हें अपना आंसर नहीं मिल जाता क्या तुम मुझे एक चांस दोगी। मैं इंतजार करूंगा। गो याओ कहती है पर यह आपके लिए नाइंसाफी होगी। जैंग कहता है फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। शाम को शाओ और याओ डिनर कर रहे थे पर दोनों बिल्कुल चुप थे। शाओ की मॉम सोचती है कि पक्का मेरे पागल बेटे ने फिर से कुछ गड़बड़ किया है। याओ से बोलती है कल मैं कार्ड खेलने जा रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीत जाऊंगी। याओ कहती है अगर आपको मेरी खराब कार्ड स्किल से प्रॉब्लम नहीं है तो मैं चल लूंगी। शाओ की मॉम बोलती है कि ऐसा मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारी कार्ड स्किल्स बहुत ही अच्छी है। शाओ को चुपके से लात मारती हैं, बोलती है कि कल तुम फ्री हो ना, तुम्हें कल हमारा ड्राइवर बनना है। एक्चुअली इसकी मॉम दोनों को क्लोज लाना चाहती थी, इसलिए याओ के जाने के बाद शाओ के उतरे हुए थोबड़े को देखकर ताना मारती हैं, खुद को देखो कितना पैथेटिक लग रहे हो। शाओ अपना बच्चा कुचा एटीट्यूड दिखाकर कहता है कौन पैथेटिक, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी मॉम डांटती हैं कि याओ ने सिर्फ डेट के लिए हाँ बोला है, शादी नहीं की, और इस खड़ूस चेहरे के साथ कलेश करने के अलावा तुमने क्या किया है, थोड़ी सिंसियरिटी दिखाओ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। तो शाओ खुश रहता है कि यस मेरे पास अभी भी चांस है। अब अगले दिन कार्ड टेबल पर शाओ की मॉम सारी बाजी जीत रही थी। याओ से कहती हैं मैंने कहा था ना कि तुम मेरी लकी स्टार हो, इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ पर लेकर आई हूँ। तभी एक लेडी मिसेस ली याओ को ताना मारती है कि मिस गो याओ, आप अपने बॉस और उनके परिवार को खुश रखना अच्छे से जानती हैं। सेक्रेटरी का चालाक होना और बॉस का मूड समझना ठीक है, पर वाइफ के लिए फैमिली बैकग्राउंड और संस्कार देखना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि आप उस लायक भी हैं। याओ को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और शाओ की मॉम भी याओ का साइड लेती हैं, पर वे लेडी अभी भी बकवास करे जा रही थी। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो बॉस शाओ का। वे लेडी कहने लगती है कि आप दिन पर दिन बहुत ही हैंडसम होते जा रहे हैं। वैसे मेरी एक नीस है, अभी अभी अब्रॉड से वापस आई है, आप उससे एक बार मिल क्यों नहीं लेते। शाओ सीधा बोलता है मिसेस ली आपकी नीस मेरे लायक नहीं है, और याओ का हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद मिसेस ली की नीस बाहर आती है। मिसेस ली बोलती है कि तुमने सुन लिया होगा, उदास मत होना। पर वे लड़की फैंग की नजर अभी भी शाओ पर थी, सोचती है कि मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। अब शाओ की मॉम दोनों को अकेले छोड़कर चली जाती हैं। शाओ कहता है कि गो याओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। गो याओ शॉक होकर पूछती है इसका क्या मतलब है। शाओ कहता है इसका मतलब है कि मैं शाओ 28 साल का हूँ, एकदम हेल्दी हूँ, मेरी कोई बुरी आदत नहीं है, मेरा रोमांटिक हिस्ट्री एकदम साफ सुथरा है, और मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं है जो बाद में कलेश करे।
मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। गुयाओ कहती है, मिस्टर शाओ, क्या आप भूल गए हैं कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है? शाओ बिना शर्म के बोलता है, तो तुम इसे ऐसा समझ सकती हो कि मैं जैंग की गर्लफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रहा हूँ? गुयाओ कहती है, पहले मैं सोचती थी कि आप सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, पर मुझे पता नहीं था कि आप इतने शेमलेस भी हैं। शाओ कहता है कि थैंक यू, मैं इसे अपने डिटर्मिनेशन की तारीफ समझूंगा। याओ सोचते है कहीं इस पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया। शाओ उसके पास आकर बोलता है कि जैसे तुम देख सकती हो मैं एकदम क्लीन हूँ। अगर तुम इसे एडवांस में एक्सपीरियंस करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। उसके बहुत ही करीब आता है तो शाओ कहती है कि बस आपको आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शाओ बोलता है कि जब तक तुम्हारी और जैंग की शादी नहीं होती मेरे पास रोज तुम्हें परस्यू करने का एक न्यू रीजन है। वैसे ही जैंग की कॉल आती है तो शाओ अचानक से याओ को किस करने लगता है, जिससे याओ बुरी तरह से चौंक जाती है। बोलता है, आप जैंग से बात कर सकती हैं, मैं बस एक ऐसा लवर हूँ जो एक पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे करंट बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। याओ कॉल उठाती तो जैंग उसे डिनर पर बुला रहा था। याओ बोलती है कि ओके मैं आ रही हूँ, पर जाने से पहले शाओ को क्लियर करती है, मिस्टर शाओ, मैं जैंग के साथ सीरियसली रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ। अगर आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं तो किसी और को ढूंढ लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। शाओ एकदम सीरियस होकर कहता है, मैं पहले सोचता था कि इस दुनिया में मेरे लायक कोई नहीं है, पर तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। उसका फेस पकड़ता है तो याओ डर जाती है, कहीं फिर से किस करने तो नहीं आ रहा। पर शाओ बोलता है कि मैं सीरियसली तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ, पर घबराओ मत, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, जाओ तुम डिनर पर जाओ। याओ सोचती है बंदे ने आते ही सीधा मेडिकल रिपोर्ट थमा दिया और इसमें लिमिट्स और तमीज भी है, ये चमत्कार कैसे हो गया। अब याओ जैंग के साथ डिनर पे आती है पर उसके दिमाग में शाओ की बातें घूम रही थी। तभी वहाँ पे अचानक से एंट्री होती है प्रिंसिपल वैंग और उनके पीछे मुस्कुराते हुए हमारे बॉस शाओ की। प्रिंसिपल कहता है, जैंग क्या कोइंसिडेंस है, तुम यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो। जैंग याओ का इंट्रो करवाता है। शाओ बीच में बोलता है कि सेक्रेटरी याओ, क्या कोइंसिडेंस है, मैं और प्रिंसिपल यहाँ डोनेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करने आए थे, मुझे पता नहीं था कि आप भी यहीं पर हैं, क्यों ना हम साथ में बैठ के खाना खाएं। जैंग कहता है कि ऑफकोर्स बैठिए। याओ अंदर ही अंदर सोचती है, कैसा कोइंसिडेंस, ये पागल पक्का जानबूझ के पीछे आया है। अब शाओ चोरी छुपके याओ को परेशान कर रहा था तो याओ को बहुत ही अजीब लगता है, ऊपर से उसके पैरों को टच करता है तो याओ खड़ी हो जाती है। जैंग कहता है, क्या हुआ? याओ बोलती है कि अभी तक वेटर ऑर्डर लेने नहीं आया, मैं जाकर देखती हूँ। पर प्रिंसिपल जैंग को लेकर अपने साथ फूड ऑर्डर करने के लिए चला जाता है। याओ गुस्से में शाओ से पूछती है, अभी आप क्या कर रहे थे? शाओ कहता है, मैंने टीवी सीरियल में देखा था, मैं तुम्हें सीड्यूस कर रहा हूँ। याओ शॉक होती है, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए? बॉस कहता है कि इसमें शर्म कैसी, वैसे भी मुझे लगता है जैंग तुमसे कुछ छुपा रहा है। याओ कहती है, मेरे और जैंग के बीच का मामला है। शाओ कहता है, मैं समझता हूँ, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, पर शादी होने तक मैं पीछा नहीं हटूंगा। वैसे अगर शादी भी हो गई तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। याओ बिल्कुल परेशान हो जाती है। तभी वापस आकर प्रिंसिपल पूछता है, आप दोनों क्या बात कर रहे थे? याओ बात घुमाती है, वो हम कंपनी के कुछ पुराने गॉसिप्स डिस्कस कर रहे थे, राइट मिस्टर शाओ? शाओ कहता है कि हाँ, सेक्रेटरी गुयाओ की मेमोरी बहुत ही तेज है, पर वह पुरानी बात हो गई। गुयाओ को टीज करने में शाओ को बहुत ही मजे आ रहे थे। डिनर के बाद भी याओ शाओ का चोरी छुपके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। अब जैंग याओ को घर छोड़ने की बात करता है तो गुयाओ डर जाती है, क्योंकि वह इस वक्त शाओ के घर में रह रही थी। जब भी शाओ बचाने आता है, क्यों ना मैं सेक्रेटरी याओ को घर छोड़ दूं, कंपनी का अर्जेंट काम भी है। याओ बोलती है, हाँ कंपनी में कुछ काम है, मुझे जाना होगा। ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं तो शाओ कहता है, मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। गुयाओ गुस्से में बोलती है, तो तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए, थप्पड़ मारने जाती है पर रुक जाती है। पर शाओ उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि कम ऑन, तुम मुझे रिवॉर्ड दे सकती हो। वैसे क्या जैंग ने तुम्हें कभी इतना वायलेंट देखा है? जैंग के साथ तो तुम बिल्कुल जेंटल और फ्लॉलेस रहती हो, क्या तुम इस तरह की लाइफ चाहती हो? याओ बोलती है कि हाँ, मुझे पीसफुल लाइफ पसंद है, मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे बार बार सरप्राइजेस दे, और तुम तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं जैंग के साथ बिल्कुल हैप्पी रहूंगी। अब तुम खुश हो ना? तो शाओ उदास हो जाता है। अगले दिन जैंग गुयाओ के लिए खाना लाता है, कहता है कि याओ, मैं काफी टाइम से सोच रहा था, चलो हम सगाई कर लेते हैं। गुयाओ चौंक जाती है, सगाई? क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? जैंग समझाता है, जल्दी क्या है, हमारी पर्सनैलिटीज कंपैटिबल है, फ्यूचर प्लान सेम है, शादी करनी ही है तो क्यों ना जल्दी कर ले। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। जैंग से बोलती है, टीचर जैंग, एक अर्जेंट मैटर है, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे? जैंग कहता है कि यार रुको, मैं अभी स्टूडेंट से बात करके आता हूँ। एक्चुअली जैंग इस लड़की के साथ काफी टाइम पहले इन्वॉल्व था, लेकिन अब जैंग एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, इसीलिए उसको लगता है कि यार उसके लिए परफेक्ट मैच है। बाद में शाओ उनके पास आता है, बोलता है, प्रोफेसर आपने तो आज बहुत सारी डिशेस बनाए हैं, क्यों ना साथ में खाएं? तो जैंग कहता है बिल्कुल। जैंग याओ को कुछ खाने को देता है तो याओ मुंह बना लेती है।
जैंग कहता है क्या हुआ, तुम्हें ये नहीं पसंद? सॉरी मेरी गलती है। शाओ सोचता है कि याओ का डिश बिल्कुल नहीं पसंद और इस पागल को पता भी नहीं, खुद ही लेकर खाने लगता है। जैंग को टॉन्ट मारता है कि उसे याओ के पसंद और नापसंद के बारे में बिल्कुल नहीं पता। वैसे ही जैंग के पास उसी लड़की की कॉल आती है तो जैंग स्कूल का बहाना बनाकर चला जाता है। शाओ याओ से बोलता है कि पक्का किसी लड़की की कॉल थी और तुम फिर भी इग्नोर कर रही हो। याओ कहती है कि मैं सीनियर जैंग के साथ अपने रिलेशन रिकंसिडर करूंगी, पर इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। शाओ कहता है कि गुयाओ तुम किस बात से डर रही हो, आखिरकार तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही हो? याओ मन ही मन में सोचती है क्योंकि आप खुद एक अनएक्सपेक्टेड रिस्क हैं। आपके करीब आने से मुझे अपनी लाइफ की फिक्र होती है। सब कुछ कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब याओ बाहर आती तो जैंग को उसी लड़की से बात करते हुए देखती है। सोचती है जैंग अभी भी यहाँ पे क्या कर रहा है। इन दोनों की बातें सुनकर समझ जाती है कि दोनों के बीच में एक फैंटेसी अफेयर चल रहा था। जैंग बोलता है मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, पर याओ उसके साथ ब्रेकअप करके चली जाती है। जैंग उस लड़की पर गुस्सा करने लगता है कि मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, पर तुमने सब खराब कर दिया, दोबारा से मेरे सामने मत आना। अब शाओ रिंग को देखकर सोचता है कि मैं कब ओपनली शाओ को शादी के लिए प्रपोज करके रिंग ऑफिशियली पहनाऊंगा। वैसे ही याओ आती है तो शाओ से डर के मारे रिंग नीचे गिर जाती है। याओ बोलती है कि आपके लिए पार्सल आया है। शाओ उसको उदास देखकर बोलता है कि आपको हुआ क्या है, कहीं आपका ब्रेकअप तो नहीं हो गया? उसके एक्सप्रेशन से समझकर बहुत ही खुश आता है। शाओ उस पार्सल को ओपन करता है तो उसमें एक कार्ड था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। शाओ सोचता है शायद ये उसके कोई फैन है। खुशी खुशी में उस कार्ड को नीचे फेंक देता है कि अब याओ तो सिर्फ मेरी है। अब याओ फिर से सेक्रेटरी का सिलेक्शन स्टार्ट करती है तो शाओ उदास हो जाता है कि वह यहाँ से जाने के लिए इतनी डेस्परेट है। अब वहीं मिसेस ली की निज फैंग भी इंटरव्यू के लिए आई थी तो याओ उसको सिलेक्ट कर लेती है। अब फैंग की नजर उस कार्ड पर पड़ती है। अब याओ वापस जाने की तैयारी कर रही थी पर जाते वक्त थोड़ी उदास भी थी। शाओ बोलता है तो आप जा रही हैं? वैसे शिन टेक्नोलॉजी के एक्विजिशन के लिए 3 दिनों के लिए मेरे साथ चलना होगा। न्यू सेक्रेटरी अभी ट्रेनिंग पर है, आपको ही उस एक्विजिशन की सारी डिटेल्स पता है। याओ बोलती है ठीक है मैं चल लूंगी। अब रात में फैंग चुपके से ऑफिस में आती है। उसे गुस्सा आता है कि याओ ने उसके कार्ड को फेंक दिया जबकि मैंने इस कार्ड को शाओ के पास डिलीवर किया था। और वहीं उस रिंग को देखती है जो शाओ से गलती से गिर गया था। उस रिंग को पहनकर सोचती है कि मैं और शाओ एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। अब शाओ का बिजनेस ट्रिप याओ के होम टाउन में ही था तो याओ बहुत ही खुश आती है। शाओ उसको होटल चलने को बोलता है पर याओ कहती है कि मेरा घर पास में ही है, मैं पहले अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ, कल हम एक्विजिशन से रिलेटेड डिस्कशन करने चलेंगे। शाओ सोचता है कि ये तो बहुत ही जल्दी भाग भी गई। अब याओ अपने पेरेंट्स के पास आकर बहुत ही हैप्पी थी। उसके पेरेंट्स भी उसको यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश आते हैं। बताते हैं कि आज हमारे घर पर एक गेस्ट आने वाला है। शाओ पूछती है गेस्ट कौन? उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो तुम एक बच्चे को घर लेकर आई थी। याओ को याद आता है कि हाँ वे लड़का, पर जब उसके घर वाले उसे लेकर चले गए तब से कोई उसकी खबर नहीं आई। मॉम आपको वह कैसे मिला? उसकी मॉम कहती है कि हमें नहीं मिला, वे खुद हमसे मिलने आया था। वे बच्चा आज बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है, हर हॉलीडेज में हमें गिफ्ट भेजता है, पर अफसोस कि तुम दोनों कभी मिल नहीं पाए। याओ सोचती है पता नहीं अब वे कैसा दिखता होगा। तभी दरवाजे की बेल बजती है। याओ की मॉम बोलती है कि जल्दी दरवाजा खोलो, वही आया होगा। याओ जैसे दरवाजा खोलती है सामने बॉस शाओ एक बड़ा सा बुके और एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर खड़ा होता है और स्माइल करके कहता है सरप्राइज। तो याओ का तो दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। डिनर टेबल पर उसकी मॉम बोलती है तो शाओ ये तुम्हारा बॉस है, वाह क्या जबरदस्त कोइंसिडेंस है। शाओ से बोलती है कि और खाओ, शर्माओ मत, अपना ही घर समझो। शाओ कहता है थैंक यू, अंकल आंटी के हाथ का खाना आज भी बहुत ही डिलीशियस है। याओ की मॉम पुरानी बातें याद करती हैं। वो बदमाश ह्यूमन ट्रैफिकर, ये तो तुम्हारी होशियारी है कि तुम बचपन में वहाँ से अकेले ही भाग निकले, तब तुम कितने पतले थे। वैसे याओ तुम्हें ऑफिस में बुली तो नहीं करती ना? याओ कहती है मॉम आप क्या बोले जा रही हैं, उल्टा आप ये पूछो कि ये मुझे बुली करते हैं नहीं। शाओ बोलता है अंकल आंटी मैं जल्दी में आया तो ये छोटा सा तोहफा आया आप दोनों के लिए। याओ की मॉम बोलती है तुमने इतने सालों बाद भी हमें याद रखा, कितने थॉटफुल हो। याओ तो शाओ को ही घूरे जा रही थी, सोचती है मेरा वे खड़ूस और अकड़ू बॉस कहाँ चला गया, ये संस्कारी लड़का कौन है। बाहर आके शाओ बोलता है कि तुम कब से मुझे घूरे जा रही थी, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? याओ कहती है मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, तब तुमने बचपन में एक शब्द भी नहीं बोला, नाम तक नहीं बताया। शाओ कहता है मैंने पहले तुम्हारा नाम लिया था, क्या तुम्हें याद नहीं? याओ कहती है मुझे सच में याद नहीं है। शाओ कहता है हमने काफी बातें की थी, तुम भूल चुके हो। याओ पूछती है अच्छा हमने और क्या कहा था? शाओ बोलता है तुमने कहा था तुम बड़ी होकर मुझसे शादी करोगी ताकि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर सको, याद आया?
याओ कहती है कि अच्छा, फिर तुम्हारा रिएक्शन क्या था? शाओ बोलता है कि मैंने कहा था फिर मैं तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल कासल बाय करूंगा जहां हम शादी के बाद दोनों साथ रहा करेंगे। तो ये सुनकर याओ शर्मा के बहाना बनाकर अपने रूम में चली जाती है। उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है जब भी बाहर से उसकी मॉम की आवाज आती है कि उसके सीनियर उसे मिलने आए हैं। अब जैंग याओ से एक चांस मांगता है पर याओ बोलती है कि माफ करिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। जैंग कहता है कहीं तुम्हें शाओ से प्यार तो नहीं हो गया, तुम उसके साथ पीसफुली नहीं रह पाओगी। याओ तो शाओ से प्यार करने लगी थी, इसलिए बोलती है कि माना मेरे और शाओ के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, पर प्यार ये सब नहीं दिखता, जिससे जैंग उदास हो जाता है। पर वही लड़की उसके पास आती है, बोलती है फिर से मैं तुम्हें अपनी लाइफ में आने का मौका दे रही हूँ। तो जैंग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इधर याओ शाओ के बारे में सोची जा रही थी। उसको समझ में आ चुका था कि वह शाओ से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है, इसलिए मैसेज करती है कि जो हमने बचपन में एक दूसरे से कहा था क्या वे आज भी वैलिड है। उसने मैसेज तो भेज दिया पर अब वे बहुत ही बेचैन थी। वैसे ही शाओ की कॉल आती है। वे मैसेज देखते ही भागकर उसके घर के बाहर आता है और याओ को जल्दी से बाहर आने को बोलता है। याओ जैसे ही आती है बोलती है मैं तुमसे कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में कोई बड़े एम्बिशंस नहीं है, मुझे कोई सुपर वुमन नहीं बनना, मुझे बस शांति से पैसे कमाने हैं और गाँव में आराम करना है। मैं रिफाइंड नहीं हूँ, थोड़ी लेजी हूँ, देर तक सोती हूँ, तो तुम सोच लो। शाओ बोलते है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस तुम जैसी हो वैसे रहो, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। गुया स्माइल करती है, सॉरी तुमने इतनी बार कन्फेस किया और अब जाके मैं रिप्लाई दे रही हूँ। शाओ खुश आता है, तो क्या तुम मुझे टाइटल देने को तैयार हो? तो ये सुनते ही याओ उसको किस करने लगती है। शाओ बोलता है चलो शादी कर लेते हैं, मैं एक दिन भी दूर नहीं रह सकता। याओ कहती है तुम क्या बोल रहे हो, कल हमारी बिजनेस डील की नेगोशिएशन है ना, चलो आराम करो, कल मिलते हैं। पर फिर से उसको अचानक से किस करके गुड नाइट बोलकर चली जाती है। शाओ तो बिल्कुल एक लड़की की तरह शर्माने लगता है। बाद में शाओ याओ को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। याओ तो टोटली कंफ्यूज थी। शाओ बोलता है मैं और इंतजार नहीं कर सकता। उसे नील डाउन होकर शादी के लिए प्रपोज करता है। तो याओ देखती है कि बॉक्स में रिंग है ही नहीं। बेचारे शाओ का मुंह उतर जाता है। याओ कहती है कोई बात नहीं। शाओ को याद आता है कि उसने रिंग को अपने ऑफिस में गिरा दिया था। बताता है वे रिंग मैंने खुद 1 साल पहले डिजाइन किया था। याओ कहती है तो तुम बहुत ही टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे। शाओ बोलता है एक्चुअली 2 साल पहले जब तुम कंपनी में पहली बार इंटरव्यू देने आई थी, जब ही मैं समझ गया था। याओ कहती है तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? शाओ कहता है मुझे लगा तुम पहले पहचान लोगी, पर तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैंने सोचा सही है कि तुमने नहीं पहचाना, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे उसे भटकते हुए गंदे बच्चे के तौर पर याद रखो, मैं चाहता था कि तुम मुझे आज के बारे में सोचकर चूज करो। शाओ कहती है इडियट, फिर भी मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, और उसे किस करती है। अब फाइनली दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ फाइनली इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो अचानक से उसकी नजर अपनी फिंगर पर जाती है जिसमें रिंग थी। तो पूछती है तुमने ये कब पहनाया? शाओ कहता है कल रात जब तुम सो गई थी तो मैं बाय करके लाया था, तुम बहुत ही गहरी नींद में थी और मुझे हमारे रिलेशन स्टेटस को कंफर्म करना था, इसलिए मैंने छुपके से पहना दिया। तो याओ शर्माने लगती है। शाओ कहता है तो आज का क्या प्लान है? याओ कहती है आज मैं तुम्हें अपना होम टाउन घुमाने ले चलूंगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं। शाओ शर्माने लगता है कि मेरी वाइफ कितनी प्यारी है। वैसे ही 2 बच्चों से उनकी टक्कर हो जाती है। वे बच्चे याओ को तो सिस्टर कहते हुए सॉरी बोलते हैं, पर शाओ को अंकल। शाओ अंकल सुनकर हैरान था। बोलता है क्या ऐसे हैंडसम बंदे को अंकल बोलते हैं? पर अभी भी बच्चे उसको अंकल ही बोले जा रहे थे। तो याओ हंसने लगती है। शाओ बोलता है वाइफ देखो ये बच्चे मुझे बुली कर रहे हैं। याओ कहती है कि कोई बात नहीं। शाओ बोलता है कि तुम सब यहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ। बच्चे पूछते हैं क्या वे अंकल आपके बॉयफ्रेंड है? तो याओ हाँ बोलती है। बच्चे पूछते हैं तो क्या आप उनको पसंद करती हैं? याओ बोलती है हाँ बहुत ही ज्यादा। वैसे ही शाओ बहुत सारे बैलून्स लेकर आता है। बोलता है तुम दोनों को चाहिए तो मुझे ब्रदर बुलाना पड़ेगा। तो वे बच्चे उसे बहुत ही प्यार से ब्रदर बुलाते हैं। तो शाओ उन दोनों को बैलून देता है। याओ कहती है तुम सही में बहुत ही चाइल्डिश हो। शाओ कहता है कि तुमने मुझे चाइल्डिश कहा। उसे किस करने लगता है। जब ही याओ के फादर उनको किस करते हुए देख लेते हैं। अब दोनों याओ के पेरेंट्स के सामने बैठे हुए थे। शाओ बोलता है अंकल आंटी मैं याओ को ऑलरेडी प्रपोज कर चुका हूँ, मैं यहाँ मार्केट इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। याओ जहाँ जाना चाहे जो करना चाहे मैं याओ को हमेशा सपोर्ट करूंगा। उसकी मॉम पूछती है क्या सच है? तो याओ हाँ बोलती है। याओ के डैड खुश होकर कहते हैं कि अगर तुमने सोच लिया है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। शाओ याओ को धीरे से बोलता है कि मैं क्या करूँ, मेरा चार्म है ही ऐसा कि सब मुझसे इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके डैड बोलते हैं तो सन इन लॉ क्यों ना मेरे साथ एक ड्रिंक हो जाए। अब शाओ वापस अपने घर आ चुका था, बहुत ही हैप्पी था कि अब वे अपनी वाइफ के साथ प्राइवेट में टाइम स्पेंड कर पाएगा। याओ से बोलता है आज मुझे काम पर जाने का मन नहीं कर रहा। याओ बोलती है तुम्हें याद है पहले तुमने क्या कहा था
शाओ ने बोला होता है कि मेरे साथ काम करना तुम्हारी खुशनसीबी है। याओ कहती है सही में मुझे तुम्हारे साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगता है और उसे बहुत ही प्यार से किस करके बोलती है तो चलो अब काम पर चलो। शाओ शर्माते हुए बोलता है मेरी वाइफ कितनी क्यूट है। अब याओ कंपनी में थी, एक एम्प्लॉय बोलती है प्रेसिडेंट शाओ आज रिंग पहनकर आए हैं, क्या उनकी शादी होने जा रही है? आपको तो इनसाइड स्टोरी पता होगी, बताइए ना उनकी फ्यूचर वाइफ कौन है। याओ बहाना बनाती है मुझे नहीं पता, ये सीईओ का प्राइवेट मैटर है और मनी मन में खुश होती है कि बॉस की वाइफ सुनने में कितना अच्छा लगता है। बाद में चुपके से शाओ के पास आती है तो शाओ बोलता है क्या हुआ, तुम ऑफिस में रोमांस करना चाहती हो? पर देखते है कि उसके हाथ से रिंग गायब है। याओ कहती है मैंने निकाल दिया, किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो देखो मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले हमारे बारे में किसी को कुछ पता चले। शाओ बोलता है ठीक है, वह किस करने जा रहा होता है। वैसे ही वह एम्प्लॉय आ जाती है तो याओ शाओ का टाई फिक्स करने का नाटक करने लगती है। इधर फैंग के हाथों में रिंग देखकर सभी एम्प्लॉयज को लगता है कि वही प्रेसिडेंट की फियांसे है। फैंग भी कुछ नहीं बोलती, उल्टा वह शर्मा रही होती है। इधर ऑफिस में शाओ उस रिंग को ढूंढ रहा था। अजीब है, वह रिंग कहाँ गई? मैंने तो ऑफिस में ही गिराई थी। तभी उसकी नजर फैंग के उस कार्ड पर जाती है। अब जिस एम्प्लॉय ने याओ को शाओ के क्लोज देखा था उसके पास आकर बोलती है कि आपको प्रेसिडेंट से दूर रहना चाहिए, मैंने सुना है कि उनकी फियांसे है। याओ कहती है किसने कहा? वे लड़की बोलती है सबको पता है, फैंग बॉस शाओ की फियांसे है। वे जो रिंग पहनती है वे बॉस ने डिजाइन की थी। याओ समझ जाती है कि फैंग ने रिंग चुराई है। वे कहती है कि फैंग बॉस की फियांसे नहीं है, शायद तुम सबको गलतफहमी हो रही है। ये सुनकर फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है, सोचती है शाओ सिर्फ मेरा है। अगले ही पल फैंग शाओ को किडनैप करके एक सुनसान जगह पर बांध देती है। शाओ होश में आता है तो देखते है कि फैंग उसके पास बैठी है। बोलती है रिंग की साइज एकदम परफेक्ट है ना, मैं इसे रोज पहनती हूँ जैसे आप हमेशा मेरे पास हो। शाओ चिल्लाता है फैंग तुम क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो। फैंग बिल्कुल साइको की तरह बिहेव करती है। आपको पता है मैं आपको हाई स्कूल से पसंद करती हूँ, मैं क्राउड में आपको देखती थी, आप किसी लड़की से बात नहीं करते थे। मैंने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, आपकी यूनिवर्सिटी में गई, आपके शहर आई, मैंने इतना हार्ड वर्क किया, पर वो याओ अचानक से पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी, उसके आते ही सब बदल गया। फैंग चाकू निकालती है। शाओ बोलता है फैंग चाकू नीचे रखो, बात करते हैं। फैंग चिल्लाते हैं मैंने इतना इंतजार किया, मैं हमेशा आपके साथ थी, पर गोयाओ ने आपको चुरा लिया। गोयाओ बिल्कुल आपके लायक नहीं है। शाओ बोलता है कि अगर तुम मुझे इतने सालों से पसंद करते हुए आ रही हो तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ याद क्यों नहीं? इधर याओ शाओ को ढूंढ रही होती है। वैसे ही उसको सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है तो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। इधर फैंग बोलती है क्योंकि आप इतने डेजलिंग और परफेक्ट थे कि मेरी हिम्मत नहीं हुई आपके सामने आने की, आपको गोयाओ ने भटका दिया। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती, मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। शाओ बोलता है कि जिस पर्सन से तुम प्यार करते हो मैं नहीं हूँ, बल्कि तुमने अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करके रखा है। फैंग कहने लगती है कि सच नहीं है, याओ ने सब कुछ खराब कर दिया। उसे गलती से हट कर देती है तो माफी मांगने लगती है। तब तक याओ पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाती है और एक जोरदार लात मारकर फैंग को पकड़ लेती है और पुलिस उसको वहां से लेकर चले जाते हैं। शाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसकी तारीफ करने लगता है। याओ कहती है आपके इस अकड़ू और एरोगेंट पर्सनैलिटी की वजह से आपने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं, आपके सेक्रेटरी होने के नाते मुझे सेल्फ डिफेंस के कुछ तरीके तो सीखने ही थे। शाओ फैन जाता है, बोलता है वाह मेरी वाइफ तो बहुत ही कूल है। बाद में याओ शाओ को मेडिसिन लगाती है। शाओ पूछता है तो तुमने मेरी और फैंग की सारी बातें सुन ली थी? याओ कहती है हाँ सब सुन लिया। शाओ बोलता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे बिजली से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है और कीड़े मकोड़ों से भी डर लगता है। याओ टीज करती है कि कीड़े? कौन से कीड़े, कहीं कॉकरोचेस तो नहीं? शाओ बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। याओ कहती है मुझे सब पता है और हाँ आप थोड़े फेस ब्लाइंड भी हैं, हमेशा बिजनेस पार्टनर्स के चेहरे भूल जाते हैं और मुझे याद दिलाना पड़ता है। तो शाओ को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। याओ बोलती है पर जो भी हो मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसे किस करती है तो शाओ भी उसे किस करता है। अब फाइनली दोनों ने शादी कर ली थी, जिससे शाओ बहुत ही हैप्पी था कि अब याओ ऑफिशियली उसकी वाइफ है। अब ऑफिस में उन्हें छुपाना नहीं पड़ेगा। अब इसी एक्शन रोमांस कॉमिक ब्लास्ट के साथ हमारे इस अकड़ू बॉस और ढांसू सेक्रेटरी की प्रेम कहानी एकदम हैप्पी एवर आफ्टर पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।